हेलो नमस्कार साथियों, हाउ आर यू? कैसे हैं आप सभी लोग? आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल शिव उपाध्याय बायो क्लासेस। साथियों, क्लास 10th का जो बाजी का सीरीज चल रहा था, इसमें हम लोगों ने देखा था लगभग 2 यूनिट हम लोग कंप्लीट करने वाले हैं, जिसमें एक न्यूट्रिशन हम लोगों ने कंप्लीट ही कर लिया है। सेकेंड यूनिट जो कि रिस्पिरेशन चल रहा था, वो भी लगभग लगभग समाप्त है। आज उसका एक लास्ट लेक्चर होगा, जिसमें हम बात करेंगे मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग के बारे में। आखिर ब्रीदिंग को क्यों मैकेनिकल प्रोसेस के रूप में रखते हैं, किस तरह से इसमें रिन्यूअल होता है गैस का, उन्हीं सारी चीज़ों को देखेंगे इनहेलेशन और एक्सहेलेशन प्रोसेस के माध्यम से। जो बैग लाइक बैलून की तरह स्ट्रक्चर्स होता है, आज उन्हीं तमाम चीज़ों को हम लोग सीखने वाले हैं, ठीक है ना? तो लेट नहीं करेंगे, वीडियो अच्छा लगेगा लाइक कमेंट से जरूर कर देंगे। आइए हम लोग बात करेंगे ब्रीदिंग या मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग के बारे में। ओके, मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग। अब सबसे बड़ा प्रश्न प्रश्न तो आपके लिए यही है कि आखिर ब्रीदिंग करने के लिए कौन सा ऑर्गन हमारे बॉडी में रिस्पॉन्सिबल है। अगर ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो जाए तो आपको इस पूरे फंडे को आसानी से समझने में आसानी होगी। तो आपको पता होना चाहिए कि लंग्स जो हमारा मेन रिस्पायरेटरी ऑर्गन लंग्स ही है, वन पेयर में है, बैग लाइक है, इलास्टिक है, वैल्यून की तरह है। किस तरह से थोरेसिक कैविटी के अंदर पैक है, क्या है इसमें रिब्स क्या है, जो कि 12 पेयर होते हैं। 1 से 7 वाला हमारा 2 रिब्स होता है, 8 9 10 हमारा क्या होता है, एक प्रकार से फॉल्स होता है। 10 और 11 और 12 क्या होता है, एक फ्लोटिंग रिब्स होता है, क्योंकि स्टर्नम से बंधा नहीं होता है ना। उन्हीं सारी चीजों पर डिस्कशन करने वाले हैं। सबसे पहले हम लंग्स के बारे में थोड़ा बहुत, जो कि मेन रिस्पायरेटरी ऑर्गन हमारा है, उस मेन रेस्पिरेटरी ऑर्गन के बारे में हम जानेंगे। यानी हमको ये जानने की आवश्यकता है सबसे पहले लंग्स के बारे में। ये थोड़ा 2 4 पॉइंट समझाएंगे, फिर हम आगे बढ़ लेंगे। इसमें देखेंगे, बहुत ही आसान भाषा में समझाएंगे। ये क्या है, एक इलास्टिक बैग लाइक स्ट्रक्चर। ये बात क्लियर हो गई। फिर हम बता देंगे इसको हम लोग बेटा कंपेयर कैसे करते हैं। कंपेयर टू रबर बलून, यानी एक रबर का जो बलून होता है उससे हम तुलना करते हैं कि हमारा लंग्स क्या है। उसमें हवा भर दीजिए, फूल जाएगा। ऐसे लंग्स हमारा है, ऑक्सीजन लेगा, फूल जाएगा, ऑक्सीजन निकल जाएगा, फिर सिकुड़ जाएगा। ऐसे प्रोसेस को हम फील करते हैं वहां से, ठीक है ना। ये जो होता है लंग्स हमारा बेटा, ये क्लोजली फिट होता है, क्लोजली फिटेड टू इन द thoracic कैविटी। किसमें होता है ये, thoracic कैविटी। सो सो लंग्स क्या करता है, लंग्स एक्सपेंड कहें या कॉन्ट्रैक्ट, ये मतलब कह सकते हैं कि नॉट ओन, ये खुद से नहीं हो पाता है। यानी हमारा लंग्स सेल्फ अगर देखेंगे एक्सपेंड और कॉन्ट्रैक्ट हो ही नहीं पाता है। यानी हमें लिखा है कि नॉट ओन, लेकिन ये करेगा क्या, विद द विद द एक्सपेंशन या विद द एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन, विद एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ thoracic कैविटी, है ना। कैविटी ले लेंगे बाई, इसके द्वारा बाई रेस्पिरेटरी मूवमेंट। रेस्पिरेटरी मूवमेंट कौन करवाएगी, रेस्पिरेटरी मूवमेंट
ऑफ रिब केज एंड डायाफ्राम। यानी इन लोगों के ऊपर नीचे रिस्पिरेटरी मूवमेंट के दौरान ये सब क्या करते हैं, इन्हीं के माध्यम से लंग्स हमारा मूव करता है, अदरवाइज लंग्स मूव नहीं करता। ठीक ना। एक लाइन और देख लेंगे, ये सब चीजें जो होती हैं बच्चे, ये जनरेटेड होते हैं किसके द्वारा, जनरेटेड बाय एक्शन ऑफ इंटरकॉस्टल मसल्स, जो कि क्या होता है, अटैच्ड होता है, अटैच्ड टू रिब्स एंड रेडियल मसल्स ऑफ डायाफ्राम। यानी रेडियल मसल्स और रिब्स जो होता है, यही इंटरकॉस्टल मसल्स के अंतर्गत क्या होता है, ये अटैच होता है इंटरकॉस्टल से, और वो पूरा का पूरा हमारा रिब्स और इसमें जुड़ा रहता है। क्या इतनी बातें समझ में आ रही हैं आपको? आगे इसमें हम देखेंगे, तो इसमें हमने ये बताया कि ये इंटरकॉस्टल मसल्स के अटैचमेंट से द्वारा क्या होता है, रिब्स और डायफ्राम। ठीक है। अब देखिए, अगर इंटरकॉस्टल मसल पूछा जाएगा तो सिंपल आप बता दे सकते हैं, यहाँ पर देखिए मैं लिख भी देता हूँ, पॉइंट नोट्स का बना लीजिए। इंटरकॉस्टल मसल्स अगर आपसे कोई पूछता है कहाँ पे होता है, तो कह दीजिए इनसाइड, कहाँ पर होता है ये, इनसाइड द रिब केज। यानी जो हमारी पसलियां यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगी, इन्हीं के जो अंदर के भाग है, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, इंटरकास्टल मसल्स बोलते हैं। जो पसली है रिब से, उस रिब कैज के अंदर के मसल्स को हम लोग क्या बोलते हैं, इंटरकॉस्टल मसल्स। ठीक है ना। वहीं पर अगर एक पॉइंट मैं और बता दूं आपको, अभी मैंने आपसे बोला था थोरेसिक कैविटी, थोरेसिक कैविटी, इसको भी देख लीजिए। यहाँ पर देखिए, ये जो रिब्स है, रिब्स, ये जो स्टर्नम है या जो डायफ्राम होता है, इनके सराउंडेड, यानी इनके चारों तरफ जो घिरी एक जगह होती है, इन्हीं के चारों तरफ जो घिरी हुई एक जगह होती है, इसी को क्या बोलते हैं, थोरेसिक कैविटी के रूप में कहते हैं। भाई इसी थोरेसिक कैविटी में ये सब पैक है हमारे रिब्स, स्टर्नम और डायफ्राम में। यानी ये हमारा चेस्ट वाला भाग थोरेसिक। अच्छा, स्टर्नम, स्टर्नम बोले तो इसको बोलते हैं चेस्ट कैविटी। क्या बोलते हैं, चेस्ट कैविटी या चेस्ट बोन बोल दीजिए, चेस्ट बोन। यानी जो आसपास की हड्डी होती है, इसको स्टर्नम कहते हैं। ये चेस्ट वाली है, ये हमारी पसलियां हैं, है ना। और ये हमारा है क्या, डायफ्राम, ये नीचे रहता है, जो डंबल शेप का है, डोम शेप का। ये सब जो घिरी है, ये सब घिरी है किसमें, एक पैकेज में, एक पैक में। उस पैकेज का नाम क्या है, थोरेसिक कैविटी। लेने यहाँ पर अब हम बात कर लेते हैं, थोड़ा देखो मैं एक्स्ट्रा बात बता रहा हूँ, अभी मैं ब्रीदिंग पर नहीं आया हूँ। वहां पर रिब्स के बारे में अगर कोई पूछेगा तो कह दीजिएगा कि 12 पेयर्स होती हैं। अच्छा, इससे ज्यादा भी हो सकती है, ये भी है संभावना, लेकिन यहाँ पर हम 12 पेयर की बात करेंगे, जिसमें बेटा हम 1 से 7 जो हमारा ये पेयर है, यानी रिब कैज जो है, इस रिब कैज को हम क्या देखते हैं कि ये अटैच होता है, कहां से, अटैच टू स्टर्नम, किसके द्वारा, बाई प्लेबल कार्टिलेज। इसलिए हम लोग इसको क्या बोलते हैं, टू रिब्स, या इसको हम कॉस्टल कार्टिलेज भी कह सकते हैं। इसको हम लोग टू रिब केज बोलते हैं। अब आपसे कोई पूछेगा क्यों, क्योंकि ये जो पसलियां हैं बेटा, क्या होती हैं कि हमारे प्लेबल कार्टिलेज या कॉस्टल कार्टिलेज के माध्यम से ये लोग क्या करते हैं, इस स्टर्नम वाले भाग से, चेस्ट वाले से ये आकर के जुड़ जाती है। अगर जुड़ी रहते हैं तो बंद ही रहते हैं, घूम नहीं पाती हैं। बाकी आप देखेंगे इसमें जो 8, 9 और 10 वाले पेयर होते हैं,
ये डोंट अटैच, डोंट या डू नॉट, डायरेक्ट अटैच, ये स्टर्नम से नहीं अटैच होते, इसलिए इसका नाम क्या होता है, फॉल्स रिब केज। क्या बात है, समझ आ रही है। और 11 और जो 12 वाला पेयर होता है, ये इसको बोलते हैं फ्लोटिंग, फ्लोटिंग रिब केज का, है ना। क्योंकि ये क्या होता है बेटा, ये किसी भी स्टर्नम वगैरह से कहीं पर टच होता ही नहीं, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, ये चीजें हो जाती हैं। क्या मेरी बात यहाँ तक क्लियर है आपको। तो इतनी चीज आपको मैं एक्स्ट्रा बताना चाहता था, ताकि जब अभी भी कहीं पर भी इंटरकॉस्टल आएगा तो किस तरह से आप पसलियों के अंदर वाली मसल्स बताएंगे। अगर कहीं पर थोरेसिक आती है तो आप ये बताएंगे चेस्ट वाला भाग जो होता है ना। तो चेस्ट बोन जो होता है थोरेसिक में आता है। किस तरह से अभी आप इसमें देख ही रहे होंगे कि अगर थोरेसिक वाला आता है तो जिसके अंदर क्या है, रिब, स्टर्नम, डायफ्राम, ये सब पाइप होते हैं, भेग होते हैं, उसको बोलते हैं इंटरकॉस्टल। आप जानते हैं रिब कैज के अंदर वाली भाग होती है। और यहीं पर आप देखेंगे अगर स्टर्नम वाला भाग आता है बेटा, तो ये भी मैं यहाँ नोट में लिख देता हूँ, स्टर्नम कह देंगे कि ये चेस्ट बोन है, यानी जो छाती की हड्डी होती है वहां वाले जो मसल्स होते हैं, दैट इज कॉल्ड एज द स्टर्नम। तो ये तीन चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं स्टार्ट करता हूँ, इंटरकॉस्टल, थोरेसिक कैविटी, स्टर्नम और डायफ्राम, ये वाला भाग ये है। ये डायफ्राम वही है जिस पर दोनों लंग्स टिके हुए हैं। जब ऊपर जाता है फ्लैट, नीचे जाए, नीचे नॉर्मल पोजीशन डंबल भी है, डम शेप्ड होता है, ये डोम शेप का होता है। तो यानी कुल मिला करके किस तरह से रिब कैज ऊपर चढ़ेगा सांस लेते समय, जगह वॉल्यूम ज्यादा बढ़ेगा, किस तरह से फ्लैट हो जाएगा, फिर सांस छोड़ेंगे। भाई जब आप करते हैं तो एटमॉस्फेयर के प्रेशर से आप देखेंगे एटमॉस्फेरिक प्रेशर, अभी मैं इसको जब पूरा मैकेनिज्म समझाऊंगा तो वहां एक्सप्लेन करूंगा, नहीं तो अभी आप भूल जाएंगे। इतना आप स्क्रीन शॉट लीजिए, फिर आगे बताएं। चलिए अब हम देखने वाले हैं स्पेशल जो मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग, मेन जो यहाँ से फंडा और क्लियर करना हमको, यही मेन समझना है। देखेंगे इसमें आप सिंपल बता देंगे कि यह एक मैकेनिकल प्रोसेस है, क्या ये मैकेनिकल प्रोसेस है जिसमें कुछ काम हो रहा होता है, जिसमें क्या होता है, रिन्यूअल ऑफ एयर, कहाँ तक, टू द लंग्स। भाई लंग्स से रिन्यूअल करता है ना, ऑक्सीजन को लेकर के CO2 को रिलीज करता है, छोड़ता है, तो ये चीज इसमें हो जाएगा। कंप्लीट करते हैं 2 स्टेप में इसको, 2 स्टेप। पहले स्टेप्स का नाम अगर आपसे पूछा जाएगा तो आप बता देंगे इसमें। चलिए पहला होगा हमारा इनहेलेशन, या इसी का नाम एक और दे देंगे इंस्पिरेशन, इंस्पायरेशन भी बोल, ठीक है ना। बहुत आराम से समझिएगा, 2 ही पॉइंट इसमें समझना है, इनहेलेशन, एक्सहेलेशन, इंस्पिरेशन, एक्सपिरेशन, ठीक है ना। अब देखेंगे इसमें अच्छे से समझिए, बहुत आसान लगेगा ये। देखेंगे इसमें, इसमें होगा क्या, जो इंटर कॉस्टल मसल्स होते हैं ये क्या होते हैं, इसमें कॉन्ट्रैक्शंस होते हैं, यानी सिकुड़ती हैं इंटरकॉस्टल मसल्स हमारी। अभी मैंने आपको सब बता दिया इंटरकॉस्टल मसल्स पहले कॉन्ट्रैक्ट करती हैं, फिर आप देखेंगे जो करेंगे क्या, पुल द रिब्स एंड स्टर्नम, स्टर्नम को क्या करेंगे, ये अपवर्ड की तरफ पुल करेंगे, अपवर्ड, ठीक है ना। ये ऊपर जाएगा, ऊपर की तरफ जाएगा, अपर जिसको बोलते हैं। फिर इसी में देखेंगे कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डायाफ्राम, हमारा डायफ्राम जो है ये भी कॉन्ट्रैक्ट करेगा, सिकुड़ेगा, है ना। डायफ्राम में कॉन्ट्रैक्शन होगा जो क्या काम करेगा, काजेस फ्लोटिंग, क्या फ्लोटिंग सीधा करिए इसको, टू द डोम शेप, यानी कि जो डोम शेप्ड हमारा डायफ्राम था वो कन्वर्ट होगा किसमें, फ्लॉट में। भाई पहले ऐसे था, ऐसे, अब जब प्रेशर उसको खींचा ऊपर की तरफ सांस लिया तो ये ऐसे हो गया, क्योंकि लंग्स ऊपर चला गया, प्रेशर कम पड़ा, फ्लैट हो गया ये,
है ना। सांस लेते समय आप देख पा रहे हैं किस तरह से प्रेशर हो रहा है। अच्छा, होता क्या कि हमारा जो पल्मोनरी वाला यानी हमारा जो लंग्स है उसका प्रेशर क्या होता है, कहीं ना कहीं लेस हो जाता है बाहर की तुलना में। बाहर की तुलना में पल्मोनरी हमारा जो लंग्स है उसका प्रेशर लेस हो जाता है, तभी बाहर से अंदर डिफ्यूजन के माध्यम से ऑक्सीजन अंदर चलाता है। तो ये दो प्रोसेस बता देंगे इसमें। अगली बात इसमें बता देंगे आप बेटा कि वैल्यूम जो होगा, वैल्यूम ऑफ thoracic कैविटी क्या होती है, ये इंक्रीज, क्या हो जाएंगी, ये इंक्रीज हो जाएंगी। जो ईयर होगा, ईयर प्रेस इन लंग्स लेस, लंग्स में ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाएगी, किसकी तुलना में ये भी बता देंगे। फिर लिख देंगे जो फ्रेश ईयर होगा, फ्रेश ईयर फ्रॉम ईयर, इसको सक कर लिया जाएगा। कौन सक करेगा, इनटू द लंग्स। ब्रैकेट में ले लो, डिफ्यूजन एक प्रोसेस होता है, इसी माध्यम से होता है। फील्ड कहाँ पे होगा, ये ऑक्सीजन फील्ड कहाँ पर, इन द एल्विलास या एल्विलाई। अब हमारे लंग्स का जो एल्विलाई वाला भाग है सब क्या हो जाएगा, भर जाएगा। तो ये प्रोसेस हो जाएगा इनहेलेशन या फिर इंस्पायरेशन। बहुत आसान है, बहुत इजी है, इसीलिए मैंने इसको देखिए। दूसरा इसमें समझेंगे हम लोग, बात करेंगे, इसका नाम है एक्सहेलेशन या इसका नाम है एक्सपिरेशन, एक्सपीरेशन। कॉन्सेप्ट क्लियर रखिए, बाकी दिक्कत मत लीजिए। हमारे लंग्स का यानी हमारा जो पल्मोनरी है इसका प्रेशर लेस हो गया बाहर की तुलना में, एटमॉस्फेयर की तुलना में, इसीलिए वहां का डिफ्यूजन के माध्यम से ऑक्सीजन हमारे शरीर में। अंदर क्या क्या प्रोसेस होते हैं सारी बातें मैंने यहाँ पर एक एक पॉइंट लिख दिया है। इसी माध्यम से किस तरह से शेप चेंज होता है डायफ्राम का, कैसे इंटरकॉस्टल में चेंजेस होते हैं, सब चीज आपने देख लिया। अब देखेंगे एक्सहेलेशन में, देखेंगे। देखिए इसमें होता क्या बेटा, इसमें बता देंगे कि जो वैल्यूम होगा, वैल्यूम ऑफ thoracic कैविटी क्या हो जाती है, डिक्रीजेस, डिक्रीज हो गई। यानी हमारा जो थोरेसिक कैविटी है ना, जो थोरेसिक कैविटी है ये पूरा का पूरा इसका वैल्यूम धीरे धीरे कम हो जाता है। फिर देखेंगे आगे, समझेंगे, जिससे होगा क्या कि हमारा जो इंटरकॉस्टल का रिलैक्शन है, रिलैक्सेशन ऑफ इंटरकॉस्टल मसल्स, जिसमें होगा क्या, ये पुश करेगा, पुश द रिब्स, रिब्स इनवर्ड, यानी अब ये अपने नॉर्मल पोजीशन पर आ जाएंगे रिब्स वगैरह। आप सांस छोड़ेंगे जब रिब्स ऊपर गया, सांस छोड़िए, नॉर्मल पोजीशन में रिब्स आ गया, है ना। तो जब नॉर्मल पोजीशन पर आ गया तो आप देखेंगे कि वैल्यूम अब यहाँ पर नीचे वाला कम हो गया, थोरेसिक वाला एरिया पूरा, अभी तक ज्यादा था क्योंकि सांस लेते सब ऊपर चला गया था, नीचे खाली हो गया था। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, पुश द रिब इनवर्ड्स, ठीक है ना। फिर इसमें एक चीज लिख लेंगे, डायफ्राम भी रिलैक्स हो जाएगा, रिलैक्सेशन ऑफ भाई डायफ्राम भी हमारा रिलैक्स हो जाएगा। फ्लैटेंड से कैसे हो गया, ले लेंगे यहाँ पर कि जो अभी तक फ्लैटेंड था अभी किसमें फिर अपने आप में हो जाएगा, ठीक है ना, डोम शेप में परिवर्तित हो जाएगा ये। तो ये तो उसका काम हो जाएगा। फिर हम देखेंगे कि ये आगे इसमें चीज ईयर जो होता है, ईयर पुश्ड हो रहा है, ईयर पुश्ड आउट, कहां से, फ्रॉम लंग्स टू एटमॉस्फेयर, ब्रैकेट में ले लो CO2। भाई अब लंग्स के अंदर जो CO2 सांस छोड़ेंगे तो सब क्या हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा। तो दैट इज द एक्सहेलेशन। क्लियर है बात यहाँ तक। अब इसको हम आप बना लीजिए, हम इसका फिगर बता देते हैं अभी बना के, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
चलिए इसमें देख लीजिए, छोटा सा भाग है, ये फिगर मैंने बना दिया है। आप देख सकते हैं कि किस तरह से ये लंग्स होता है। लंग्स में ऑक्सीजन क्या होता है, अंदर की तरफ आता है। क्यों आता है? क्योंकि अंदर का हमारा जो प्रेशर है, लंग्स का पल्मोनरी का प्रेशर जो कम है एटमॉस्फेयर की तुलना में, तो ये अंदर की तरफ आते हैं, यानी इनहेलेशन के प्रोसेस में होता क्या है इसमें कि जो ये हमारा बेटा ये पूरा का पूरा जो लंग्स के बाहर का जो लेयर होता है प्लूरा कहते हैं, यानी ये प्लूरल मेम्ब्रेन होता है। इसमें होता क्या है कि ये जो आपको देखने को मिल रहा है जो रिब होता है, रिब हमारा रेज उड़ जाता है ऊपर की ओर, इसलिए क्योंकि कॉन्ट्रैक्शन होता है, इंटरकॉस्टल मसल जो है इसमें कॉन्ट्रैक्शन सिकुड़ना ये होता है। और जो डायफ्राम होता है, डायफ्राम पुल डाउन बाय द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द रेडियल मसल्स, और रेडियल मसल्स के कॉन्ट्रैक्शन की वजह से हमारा डायफ्राम भी क्या होता है, पुल डाउन हो जाता है, ये भी पुल हो जाता है, ऊपर चला जाता है, जिससे ये अपने नॉर्मल शेप साइज को क्या करता है, चेंज कर देता है। लेकिन वहीं पर जब हमारे पल्मोनरी का प्रेशर एटमॉस्फेयर की तुलना में कम होता है, यानी कि जब हमारे शरीर को लंग्स को ऑक्सीजन चाहिए, यानी कि उसको O2 चाहिए, है ना। अब यहाँ पे क्या होगा, अब जब तक अंदर कम था, बाहर से डिफ्यूजन के माध्यम से आ गया, अब अंदर ज्यादा है, अब ये CO2 छोड़ेगा कि भैया तुम्हारे पास बाहर एटमॉस्फेयर में कम है तो हमसे ले लो, हम भी डिफ्यूजन से दे सकते हैं अब, लेकिन मैं O2 नहीं दूंगा, CO2 दे दूंगा। तो देखो CO2 बाहर जा रहा है, एक्सहेलेशन है, रिब्स क्या होता है, रिटर्न होता है अपनी ओरिजिनल पोजीशन पर, किस लिए? क्योंकि रिलैक्सेशन होता है। किसमें रिलैक्सेशन है? इंटरकॉस्टल मसल्स में। इंटरकॉस्टल मसल्स आपस में रिलैक्स करती है, क्योंकि अब आप सांस छोड़ चुके हैं, ये है ना, रिलैक्सेशन हो रहा है। तो यहाँ पर हो क्या रहा है, डायफ्राम क्या होता है, रिटर्न होता है अपने नॉर्मल शेप में। क्यों? क्योंकि रेडियल मसल जो होता है वो रिलैक्सेशन होता है, इसमें रेडियल मसल्स में रिलैक्सेशन होता है डायफ्राम के, इसलिए वह अपने नॉर्मल पोजीशन पे आता है, अपने नॉर्मल शेप में, यानी फ्लैट से कैसे था फिर वो डोम शेप में चला जाता है। और यहाँ पर रिब्स अपने नॉर्मल पोजीशन पे कब आ रहा है, जब इंटरकॉस्टल मसल्स क्या होती है, रिलैक्सेशन करती हैं। सो दिस इज द मैकेनिज्म ऑफ द ब्रीदिंग। आई होप कि आप लोगों को अच्छा लगा होगा और समझ में आया भी होगा। बस अब ईमानदारी से आप लोग बढ़िया से पढ़ लीजिए। अब हम लोग सीधा बात करेंगे ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमन, यानी हम लोग डायरेक्ट बात करेंगे हार्ट के बारे में। और जब लेक्चर अगला हमारा होगा तो उसमें हम लोग सीधा अबाउट द हार्ट के विषय में बढ़िया डायग्राम के साथ देखेंगे। तब तक के लिए आप लोग इस वीडियो को अच्छे से पढ़िएगा यहाँ तक का, और वीडियो को लाइक कमेंट से जरूर कर दीजिएगा, और मिलते हैं नए लेक्चर के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।